गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। तो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है आपका पेपर सेकंड है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। यूनिट तीसरी है ये, ठीक है। यूनिट थर्ड है आपका। सारे के सारे एमसीक्यू इंक्लूड हैं इसमें। वीडियो बहुत सारी लंबी होने वाली है आज, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। आधा घंटे की नहीं बल्कि 1 घंटे से ऊपर का आपका ये वाला क्लास आपका रहने वाला है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें, नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, करीब 350 से ऊपर के करीब क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। रियल से चल रहा है, ठीक है। अब तक मैं आपको 309 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 310वां क्वेश्चन इकाई थर्ड का पहला क्वेश्चन है, विभिन्न पहलुओं का आकलन है, ठीक है। इकाई थर्ड है, बीएड सेकेंड ईयर है, BD 202 अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 310 है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है किसका? यह कथन है वुडवर्थ का। यह कथन है वुडवर्थ का। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन है गाल्टन का। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? ये कहा है टर्मन ने। स्पीड से चलेंगे आज क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है, ठीक है। बाकी और यूनिट है उसमें क्वेश्चन नहीं है, बाकी और सब्जेक्ट है उसमें इतने क्वेश्चन नहीं है। BD 202 की इकाई थर्ड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, ठीक। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, मैंने किसका कथन है? ये टर्मन का कथन है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, यह कथन है किसका? यह कथन है क्रानबेक का। सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक क्षमताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन है बर्ट का कथन है ये। बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, किसने माना है? ये माना है गाल्टन ने। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? ये कहा है अब 2018 में आया था क्वेश्चन, ये 17 में भी आया था। यह कहा है स्टर्न ने। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता, यह कथन है बिने का, साइमन बिने। यह कथन किसका है? बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, यह कथन है स्पीयरमैन का। द्विबुद्धि क्या बोलते हैं, द्विबुद्धि कारक भी इन्होंने ही दिया था। और आपका जो साइमन विनी है इन्होंने दिया था एक बुद्धि, ठीक है। इन्होंने एक बुद्धि माना था, स्पीयरमैन ने द्विबुद्धि माना था। नेक्स्ट है आपका, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्ट का। यह कथन किसका है? जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है विंटरनर का। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है, कथन है वैशलर का। बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है, यह कथन है मैकडूगल का। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14, ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा है? ये कहा है बकिंघम ने। बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, यह कथन किसका है? यह कथन है डियर बोर्न का। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है,
कथन है क्रूज का। नवीन परिस्थितियों के समायोजन की योग्यता बुद्धि है, यह कथन है वेल्स का। बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने व्यक्त किया है? ये किया है स्टाउट ने किया है। किसने बुद्धि को विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है? राइट आंसर हो जाएगा एबिंगास। ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है बुद्धि। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा है? तो ये कहा है आपके थर्स्टन ने, 8 योग्यताओं का पुंज। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का। किसने बुद्धि को वंशानुक्रम से संबंधित मानते हुए बच्चों पर अध्ययन किया? फ्रीमैन ने, FN फ्रीमैन ने। किसने कहा है यमजैक बच्चों में काफी सीमा तक समानता पाई जाती है? ये कहा है अर्नाल्ड कैशेल ने। बुद्धि एवं प्रजातिगत भेदों का अध्ययन किसने किया? तो सभी ने किया है, बिंघम, पोर्ट्स, बिल्लो एवं जेंकिन ने। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इन पर प्रभाव पड़ता है। तो वह है आपका एस कारक, जिसे विशिष्ट कारक के नाम से भी जाना जाता है। और जी कारक सामान्य कारक होता है, जनरल। बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि के स्रोत हो जाएंगे उपयुक्त सभी। वेशलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। किसने बताया कि बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवांशिक विभिन्नताओं से होता है? तो बताया था आर्थर जनसेन ने। निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमान बच्चों की निशानी नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, तो उपयुक्त सभी बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने। संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं डेनियल गोलमैन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बताए हैं 3 प्रकार। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार हैं। और बिनी ने बताया है 1। देखिए, जो बिनी ने बताया 1, स्पीयरमैन ने बताया 2, थॉर्नडाइक ने बताए हैं 3। ठीक है, और बहुबुद्धि अगर आ जाए, बहुबुद्धि, तो ये है अपने हावर्ड गार्डनर साहब, ठीक है, हावर्ड गार्डनर। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो ये तीनों प्रकार हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। शाब्दिक व गणित संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार है, यानी गणित के संकेतों को समझ ले, शाब्दिक व गणित के संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि किस टाइप की बुद्धि होगी? वह होगी आपकी अमूर्त बुद्धि। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? यह कहा है विलियम स्टर्न ने। E.L. थॉर्नडाइक का पूरा नाम है। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? यांत्रिक बुद्धि कहलाती है मूर्त बुद्धि। किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? तो मूर्त बुद्धि को जाना जाता है
स्थूल स्थूल बुद्धि। शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने की योग्यता किसके अंतर्गत आती है? अमूर्त बुद्धि। गामक बुद्धि किसे कहा जाता है? गामक बुद्धि कहा जाता है मूर्त बुद्धि को। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? गैरेट ने बुद्धि के बताए हैं 3 प्रकार। ठीक है, जितने थार्नडाइक ने बताए हैं उतने ही गैरेट के अनुसार भी हैं। ठीक, मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि को किसने बुद्धि के प्रकार कहा है? तो गैरेट ने भी कहा है, गैरेट ने भी 3 बताए थे और थार्नडाइक ने भी 3 बताए थे, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के प्रकार, यानी थर्स्टन ने कितने प्रकार बताए हैं बुद्धि के? थर्स्टन ने बताए हैं आपके 7 प्रकार। ठीक है, अब देखिए, 1 बताया बिने ने, 2 बताए स्पीयरमैन ने, 3 बताए गैरेट एवं थॉर्नडाइक ने और थर्स्टन ने बताए हैं 7। हार्वर्ड गार्डनर ने बताए हैं बहुबुद्धि। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, बहुबुद्धि। ठीक है, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है। कैटल ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? देखो, कैटल ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं 2। स्पीयरमैन ने भी बताए हैं 2, कैटल ने भी कहा है भैया 2 बुद्धि है, बुद्धू बुद्धि के प्रकार हैं। और कौन कौन सी है? एक आनुवांशिक है और दूसरी अर्जित की जाती है। ठीक है, तो 2 बताए हैं कैटल ने। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तरल बुद्धि कहा जाता है आनुवांशिक बुद्धि को। तरल बुद्धि कहा जाता है आनुवांशिक बुद्धि को। तरल बुद्धि कहा जाता है आनुवांशिक बुद्धि को। कहाँ गए? आनुवांशिक बुद्धि को। ठोस बुद्धि कहा जाता है, ठोस बुद्धि। तरल कहा जाता है आनुवांशिक को, तो ठोस कहा जाता है अर्जित बुद्धि, यानी हमने जो बुद्धि अर्जित की। ठीक है, इन्वायरमेंट से जो हमने अर्जित की बुद्धि इन्वायरमेंट में, तो उसको कहेंगे ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि होती है आनुवांशिक बुद्धि, जो हमें अपने माता पिता से मिलती है। लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, उसमें जो अर्जित करते बुद्धि वो होती है अपनी ठोस बुद्धि। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक हैं, तो ये हैं आपके कैटल हैं। एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक हैं, तो साइमन बिने। बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है, किसने कहा? अल्फ्रेड बिने। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने किस देश से संबंधित है? अल्फ्रेड बिने संबंधित हैं फ्रांस से। अल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इकाई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का 2 खंड या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? मैंने अभी बताया था आपको, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, तो है एस कारक। इसके विशिष्ट कारक भी बोलते हैं। ये एस फैक्टर है विशिष्ट, और ये जनरल फैक्टर है जी कारक, ये सामान्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एस कारक। इसको विशिष्ट कारक भी बोलते हैं। 2 ही कारक हैं स्पीयरमैन की बुद्धि के, जी कारक और एस कारक। किसने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा? तीसरा तत्व जोड़ा, संशोधन करके सामूहिक तत्व को भी जोड़ दिया, तो वो थे स्पीयरमैन। सामूहिक की बात हो रही है, ठीक है, सामाजिक की बात नहीं हो रही है। स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक, मतलब किस कारक से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है? तो हो जाएगा आपका जनरल फैक्टर या सामान्य कारक। जी कारक को ही जनरल, जी फॉर जनरल, यानी सामान्य कारक। स्पीयर ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है? मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है किस कारक को? स्पीयरमैन ने।
तो ये दी है अपना राइट आंसर हो जाएगा जनरल कारक, सामान्य कारक। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है जन्मजात कारक है। तो जी फैक्टर होता है जन्मजात होता है, ठीक है। जैसे उदित नारायण जी का लड़का आदित्य नारायण सिंगिंग करता है, ठीक है। और एस फैक्टर होता है वो अर्जित किया जाता है विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में आकर अर्जित किया जाता है। लेकिन जो जी फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है, सामान्य, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? तो जो एस कारक है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जी कारक सिद्धांत। जी कारक सिद्धांत। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? ये हो जाएंगे थॉर्नडाइक। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं जी कारक, एस कारक और समूह कारक। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। अच्छा, बुद्धि का त्रितत्व की बात हो रही है, त्रितत्व का अगर आए तो आपका ये सही, इसका सही हो जाएगा आपका स्पीयरमैन का, ठीक है। ये जी कारक, एस कारक और एक समूह कारक जो दिया था वो स्पीयरमैन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बुद्धि के त्रितत्व कारक में है जी कारक, एस कारक, समूह कारक, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। स्पीयरमैन हो जाएगा उसका। लेकिन अगर ऐसे है बुद्धि का 3 प्रकार किसने बताया तो थॉर्नडाइक हो जाएगा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका थर्स्टन। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? तो समूहों की संख्या है 7। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुखंड, तो थॉर्नडाइक ने किया था बहुखंड सिद्धांत। किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया? थॉर्नडाइक ने। किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है बहुतत्व सिद्धांत को। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? बालू का सिद्धांत बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है, जो कि थॉर्नडाइक ने कहा है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पादन है, प्रोत्साहन नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि के किस संप्रत्यय से संबंधित है? प्रणाली बुद्धि के किस संप्रत्यय से संबंधित है? तो संबंधित है उत्पाद से। गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? तो ये तत्व होते हैं 6 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजा 30 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 180। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो हिस्सा है त्रिविमीय सिद्धांत का। गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? त्रिविमीय, त्रिआयामी, त्रिआमी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। घनाकोर कोष्ठ मॉडल के नाम से किस बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है? तो हो जाएगा गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा? बांटा है 5 भागों में।
गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? जॉन बी कैरोल ने दिया त्रिस्तरीय मॉडल। कैरोल के बुद्धि मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं: सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? त्रितंत्र सिद्धांत दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बियॉन्ड आईक्यू के लेखक हैं, बियॉन्ड आईक्यू के लेखक है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने त्रितत्व सिद्धांत में घटक बताए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो आपका संदर्भात्मक बुद्धि, घटकी बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि तो हिस्सा है, लेकिन संक्रिया इसका हिस्सा नहीं है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो दिया अपना हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अंतःवैयक्तिक है, अस्तित्ववादी भी है, प्रकृतिवादी भी है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि ये नहीं है। प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय दिया गार्डनर साहब ने, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया गया शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया? गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया? तो 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं कैटल साहब। बुद्धि का तरल मोजक किसने दिया? कैटल ने। और तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक तो कैटल। तरल बुद्धि कैसे आती है? आनुवांशिक ही है, ठीक है। और ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है, ठीक है, एनवायरमेंट में आके अर्जित की जाती है, ठोस बुद्धि बोलते हैं उसे। जीएफ जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। जीएफ जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जबकि जीसी सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कैटल एवं हॉर्न का। सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक पता है आप लोग को? सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो यह अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा साहब, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 407। बुद्धि का तरल मोजक सिद्धांत किसने दिया? तो ये मैंने बताया था कैटल। तो इसमें 2 दिए हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे कैटल एवं हॉर्न। GC.FG मॉडल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैटल के सिद्धांत को। कैटल एवं हॉर्न के सिद्धांत अनुसार बुद्धि है तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि। कौन सी बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति की भूमिका अधिक होती है? ये ठोस बुद्धि। कौन सी बुद्धि लघुकालीन स्मृति या कार्यरत स्मृति के प्रभावी ढंग से कार्य करने पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा तरल बुद्धि। लघुकालीन की बात आए, लघुकालीन थोड़े समय के लिए याद या कार्यरत स्मृति, ठीक है, तो तरल हो जाएगा। और अगर दीर्घकालीन स्मृति की बात आए तो वो ठोस हो जाएगा। बुद्धि के पद अनुक्रमिक सिद्धांत को दिया किसने दिया? तो ये दिया बर्ट एवं बर्नन ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार V.ED का अर्थ है वर्बल एंड एजुकेशनल। वर्बल एंड एजुकेशनल। पद अनुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? पिरामिड से की गई है। पदानुक्रमिक सिद्धांत में पद अनुक्रम के सबसे ऊपरी सतह पर किसे रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया स्पीयरमैन के जी कारक को।
प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। कथन है थॉमसन का, जे थॉमसन। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये दिया वेशलर ने। बुद्धि के प्रतिदर्शन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जे थॉमसन। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? कैली ने दिया। बुद्धि का तथा खा का सिद्धांत किसने दिया? का तथा खा का सिद्धांत दिया कैटल ने। लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जॉनसन ने। प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं नमूना सिद्धांत। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का पूर्ण रूप किसने दिया? तो टर्मन के अनुसार। ठीक है। बुद्धि लब्धि आई की होती है तो एम ए बट्टा सी ए गुणा 100, एम ए बट्टा सी ए गुणा 100। तो यही हो जाएगा आपका आ हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सर्वप्रथम की बात आ जाए तो स्टर्न ने दिया था। वैसे दिया तो उन्होंने है टर्मन ने, लेकिन सर्वप्रथम की बात आ जाए तो स्टर्न के साथ हो जाएगा। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 से 16 वर्ष के बीच। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो ये होते हैं श्रेष्ठ बुद्धि के। श्रेष्ठ बुद्धि के। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 130। क्वेश्चन नंबर 429। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। 25 से 46 बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 25 से 46 मूर्ख बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है 140 और 169 के बीच में। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो ये अधिक होती है 140 से अधिक। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 18 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष तथा उसकी बुद्धि लब्धि होगी तो 120 होगी। 12 ऐसे करते हैं, देखो एम ए बट्टा सी है ना, तो ये 12/18 और गुणा करते हैं 100। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। छः 9 609 9, अगर इसे 6 से काटे 6 18, नहीं 2 से काटे 2 नहीं 18, 2 6 12, अगर ये 600/9 कितना होगा? 600/9। ठीक है, काट के देख लीजिए, मैथ मेरी इतनी सही है नहीं। ठीक है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका एम ए बट्टा सी है। जड़ बुद्धि कौन सा क्वेश्चन आ गया? हाँ, वो 434। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 20 या इससे कम। बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। कट तो जाएगा, थोड़ा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होनी, क्योंकि आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं अभी। बुद्धि और ज्ञान का अंतर है, बुद्धि और ज्ञान का अंतर उसी से कटेगा ये एम ए बट्टा सी ए और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेंटल एज, ये हो जाएगा वास्तविक आयु। ऐसे करके आप काट लेना फॉर्मूला लगा के। बुद्धि और ज्ञान का अंतर है, बुद्धि और ज्ञान का अंतर है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। ये तो बालक की आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उनकी ज्ञान उपलब्धि क्या होगी?
ज्ञात आयु 11/10 गुणा 100, 11/10 गुणा 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। जैसे अगर 11/10 गुणा 100, ये हो जाएगा 1100/10, एक जीरो से 100, 110। चलो ये तो सिंपल था, ठीक है 110। किसी बुद्धि परीक्षण में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। 1 वर्ष के बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है 0.90। एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को किस श्रेणी में रखोगे आप? तो वो रखेंगे मंदबुद्धि। मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? तो विचलन बुद्धि में। 90 से 110 बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं सामान्य बुद्धि। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन। जब बालक अधिकतम आय स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्स। टर्मिनल वर्स। जब बालक अपने से कम आय स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्स। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो विने ने। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है उपयुक्त, सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पढ़ लीजिए आप लोग। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत और व्यक्तिगत शाब्दिक। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया टर्मन ने। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो ये हुआ था 1922 में। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? भारत की बात हो रही है, तो ये दिया था C.H. राइस। C.H. राइस ने बिने बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? नाम था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? तो बिने ने जोड़ा था 1908 में। सबसे पहले मानसिक आयु का विचार किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था C.H. राइस ने। बिने साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा टेस्ट है। आर्मी अल्फा टेस्ट है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अल्फा है सामूहिक शाब्दिक और बीटा अगर आ जाए तो ये है सामूहिक अशाब्दिक। बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है। वेशलर बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण भी है, लेकिन स्याही धब्बा परीक्षण नहीं है। WISC किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है? तो वेशलर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? ते हैं चंद्रमोहन भाटिया। भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 उप परीक्षण हैं। स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है 2 से 33 वर्ष वर्ग, 2 से 33 वर्ष आयु वर्ग के लिए। हिंदुस्तानी बिने परीक्षण तैयार किया गया था
CH राइस के द्वारा। जलोटा ने परीक्षण दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह है अशाब्दिक परीक्षण। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? तो ये थे 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं डॉक्टर भाटिया। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? तो ये बनाया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया? तो ये किया था जे मुनरो ने। परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम किसने की थी? परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये दी थी ड्रेवर ने। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? C.W. ओलपोर्ट के द्वारा। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है यह विचार है गिलफोर्ड का। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है यह परिभाषा है वुडवर्थ की। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है यह विचार है वारेन का। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन समस्त शारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है यह कथन है आलपोर्ट का। किसके विचार हैं कि व्यवहार करने के ढंग प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं यह कथन है वुडवर्थ का। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? कथन है डेशील का। यह कथन किसका है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य सामान्य गुणों का संतुलन करता है रेक्स रॉक का। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक मानसिक नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है यह कथन है ड्रेवर का। व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है किसने कहा? यह कहा है फारिस ने। यह कथन किसका है? व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव मूल प्रवृत्तियों भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है यह कथन है मार्टन का। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। किसने कहा है? व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं तो कैटल ने कहा है। व्यक्तित्व का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है यह कहा है कैटल ने। नहीं, व्यक्तित्व के द्वारा भविष्यवाणी तो कैटल का है। हाँ अच्छा ये कहा है MS ने। MS धोनी नहीं MS है कोई। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है यह कथन किसका है? तो यह कथन है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन। नेक्स्ट है हमारे मन का चेतन भाग होता है 1/10। 1/10। देखिए दो माइंड होते हैं अनकॉन्शियस
और कॉन्शियस, ठीक है। तो आपका जो 90% होता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, ठीक है। 90%, 10% होता है आपका चेतन यानी कॉन्शियस माइंड। जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है ऊर्जा व विनाश की। फ्राइड के अनुसार यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बल की मानसिक ऊर्जा की, यानी यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल की मानसिक ऊर्जा क्या है? लिबिडो। लिबिडो। किसने सतही शील गुणों का सिद्धांत दिया? कैटल ने दिया। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो सभी पर करता है, परिवार, विद्यालय और समुदाय पर। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक समरूपता होना। समरूपता। वैयक्तिक भिन्नता किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक समरूपता। किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, समरूपता, वैयक्तिक भिन्नता। हाँ ठीक है, यही होगा राइट आंसर। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो व्यवहार के दृष्टिकोण पर आधारित है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है ध्येय से अलग जाना। व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। यह परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो व्यवहार के दृष्टिकोण पर आधारित है। नहीं, व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण। किसने कहा कि व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा मेकर्डी। बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है शैशवावस्था से। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है वातावरण के साथ। हिप्पोक्रेट्स एवं गेलन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, दोनों हो जाएंगे, निराशावादी एवं कफ प्रधान और रक्त प्रधान एवं क्रोध प्रधान। शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया उपरोक्त सभी एक्टोमार्फिक, एंडोमार्फिक एंड मेसोमार्फिक। कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों प्रकार का है। कार्ल युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तियों के प्रकार में कौन नहीं आता? अर्थ प्रधान नहीं आता, बाकी भाव प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान और विचार प्रधान आते हैं, ठीक है। न्यूमैन एवं स्टर्न ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो ये व्यवहार कुशल नहीं होते। नहीं, गलत है, ये गलत है। इसका अंतर्मुखी की बात हो रही है, ये गलत है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं होती? व्यवहार कुशल नहीं होते, शिष्ट लोग पिता के इच्छुक नहीं हुए, एकाकी होते हैं, इन्हें बाहर जगत की अत्यधिक प्रेम होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं होती? इन्हें बाह्य जगत की वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम होता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही गलत है, ठीक है, ये गलत है। इन्हें बाह्य जगत की विशेषताओं से अत्यधिक प्रेम नहीं होता है, और नेगेटिव पूछा है इसलिए नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? 6 प्रकार के। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। सभी हो जाएंगे राइट।
आयुर्वेद आचार्य धन्वंतरि के अनुसार व्यक्तित्व होता है पित्त प्रधान, वात प्रधान और कफ प्रधान। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। थार्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया है। तो प्रत्यय विचारक, सूक्ष्म और स्थूल विचारक तीनों हो जाएंगे राइट। जिसका पेट बड़ा होता है और पाचन क्रिया संबंधी आंतें कम विकसित होती हैं, वह व्यक्ति होता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक। साइकी एंड कैरेक्टर के लेखक हैं क्रेचमेर। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक रचना हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। व्यक्तित्व को सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं युंग। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। शारीरिक रचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं शक्तिहीन, पुष्टकाय, स्थूलकाय। तो सारे यही 3 प्रकार बताए हैं। टाइप्स ऑफ मैन के लेखक हैं स्प्रेंगर। ओशो ने व्यक्तित्व को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो ओशो ने व्यक्तित्व को बांटा है 2 श्रेणियों में। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपण सबसे अच्छी विधि है। आत्मनिष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ उपयुक्त सभी हैं साक्षात्कार, अवलोकन और जीवन इतिहास। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिगत विधियों को दोषयुक्त माना जाता है। निम्न में से कौन सा दोष इससे संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन की ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, चेतन की नहीं। निर्धारक मापनी में कुछ दोष विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोष इस विधि का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। मानव व्यक्तित्व के परीक्षण या मापन में इतनी अधिक कठिनाइयां हैं कि सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक कुशलता का प्रयोग करके भी शीघ्र सफलता प्राप्त किए जाने की आशा नहीं की जा सकती है। यह कथन है बर्नन का। निम्न विधियों में से एक मानसिक चिकित्सा करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि। वैयक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं उपयुक्त सभी। आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का और शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव। प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षा निम्नलिखित में से किसका मापन करती है? तो व्यक्ति की संवेदनात्मक विशेषताओं का। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास। परीक्षण किस विधि की विधि है? तो आत्मनिष्ठ हो जाएगा राइट आंसर। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है तो समाजमिति विधि। निर्धारण मापनी एवं प्रश्नावली किस प्रकार की विधि हैं? तो वस्तुनिष्ठ विधि हैं। आत्मनिष्ठ विधि है जीवन इतिहास। वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता लगाया जा सकता है। कौन सी विधि है? तो वह विधि है प्रक्षेपण विधि। किस विधि द्वारा व्यक्तित्व संबंधी उन पहलुओं का भी पता चलता है जिनका व्यक्ति स्वयं अनभिज्ञ होता है, जिनमें व्यक्ति स्वयं अनभिज्ञ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण विधि। किस परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप से होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण विधि।
व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण। निम्न में से कौन प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी प्रक्षेपण विधि से संबंधित है शब्द साहचर्य, रोड्सा परीक्षण और थैमेटिक एपरसेप्शन। रोड्सा बुद्धि परीक्षण किस सन में निर्मित हुआ था? 1921 में। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो हरमन रोड्सा ने। हरमन रोड्सा किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं हरमन रोड्सा। रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया किस पर किया गया? ये किया गया मानसिक रोगियों पर किया गया। रोड्सा मसी परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। रोड्सा मसी लक्ष्य परीक्षण में कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर इस प्रकार बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछना होता है। ठीक है, 5 कार्डों पर काले सफेद में, 2 कार्डों पर काले सफेद व लाल रंग में तथा 3 कार्डों पर कई रंगों में मसी लक्ष्य बने होते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। रोड्सा मसी लक्ष्य परीक्षण में बालक की प्रतिक्रिया मिलने पर प्रतिक्रिया से संबंधित किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो स्थिति एवं निर्धारक और विषय वस्तु एवं लोकप्रिय तथा मौलिक प्रतिक्रियाएं। तो आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे। विषय आत्मबोधन परीक्षण का आविष्कार किसने किया? तो मर्रे एवं मोर्गन ने किया। आज तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी भाई। टीएटी परीक्षण विधि की रचना सीडी मॉर्गन एवं एच.ए. मुरे ने किस सन में की थी? किस सन में की थी? तो ये की थी सन 1935 में। प्रासंगिक टपंतबोधि परीक्षण का निर्माण किया गया था मोर्गन एवं मूरे द्वारा। टेट परीक्षण की कार्ड संख्या है 10 10 10 10 + 10 + 10। थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण में चित्र होते हैं कुल 30 चित्र, जिनमें 10 पुरुष के, 10 स्त्री के, 10 दोनों के। टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? टीएटी क्या है? टीएटी क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है ये। नायक की आवश्यकता तथा प्रेष अर्थात वातावरण संबंधी बल की अंतःक्रिया से उत्पन्न घटना क्या कहलाती है? थीमा कहलाती है, थीमा। टीएटी क्या है? टीएटी क्या है? टीएटी है थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। सीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? सीएटी परीक्षण का निर्माण किया बेलॉक ने। सीएटी क्या है? सीएटी क्या है? सीएटी कैट माने बिल्ली नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट। सीएटी कैट किसके लिए है? कैट किसके लिए है? चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए। कथा प्रसंग परीक्षण का निर्माण किया गया था मरे एवं मॉर्गन द्वारा। एसएटी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया लियोपोल्ड बेलक ने। टैट, कैट तथा सेट, इन तीनों का भारतीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन किसने किया? ये किया डॉक्टर उमा चौधरी। मानव व्यक्तित्व के परीक्षण या मापन में इतनी अधिक कठिनाइयां हैं
कि सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक कुशलता का प्रयोग करके भी शीघ्र सफलता प्राप्त किए जाने की आशा नहीं की जा सकती है। कथन है वर्णन का। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किया विश्वनाथ मुखर्जी ने। WAT वैट परीक्षण का नाम है, WAT का नाम है वर्ल्ड एसोसिएटिव टेस्ट, सॉरी वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड एसोसिएटिव टेस्ट। वर्ल्ड एसोसिएटिव टेस्ट के आविष्कारक हैं फ्रायड एवं युंग। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन या रचना संबंधी योग्यता। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कथन दिया गया है क्रो एवं क्रो के द्वारा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। कथन है ड्रेवर का। मानसिक तथा शिक्षालब्धि परीक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बर्ट ने। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विकारों को प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रेवहल। ड्रेवहल। किसने कहा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी या मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा स्टेन। सृजनात्मकता का तात्पर्य है यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। सृजनात्मकता ही है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का साहित्यकार। सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है? मौलिकता, उपयोगिता, केंद्र उन्मुक्ता और नवीनता। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र उन्मुक्ता। यही नहीं है, बाकी नवीनता, मौलिकता और उपयोगिता हो जाएंगे राइट आंसर। सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है? सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है? तो बनावटीपन का योग नहीं है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? स्मृतिकरण हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? उच्च उपलब्धि संबंधित नहीं है। विलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके लिए किया? अभिसारी। ये किया सृजनात्मकता के लिए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठावाद। किसी बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के दो प्रकार हैं, परीक्षण और निरीक्षण। सृजनशील बालक के गुण हैं तो उपयुक्त सभी समायोजनशील, विनोद प्रवृत्ति और सौंदर्यात्मक विकास। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह दर्शाता है सृजनशीलता। निम्न में से सृजनात्मक प्रक्रिया के पद हैं तैयारी, उद्भवन, प्रकाशन, विकास और पुनरावृत्ति। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के अनेक परीक्षण बताए जिनमें प्रमुख हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्ति की कितनी विषमताओं की सूची तैयार की है? तो ये 84 विषमताओं की सूची तैयार की है। डॉरेंस परीक्षण किन योग्यताओं का मापन करता है? तो ये करता है उपयुक्त सभी का, हो जाएंगे राइट आंसर सारे के सारे। टॉरेंस ने सृजनात्मकता मापने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण दिए? तो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। टॉरेंस टॉरेंस के अशाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण हैं तो दोनों हैं आकृतिपूर्ण कार्य परीक्षण और वृत्त संबंधी परीक्षण। टॉरेंस का शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण है तो ये आ और वह दोनों हो जाएंगे राइट। बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण हैं
तो उपयुक्त सभी बाकर मेहंदी के परीक्षण देख लीजिए। टाइम भाई बहुत हो गया। सृजनात्मकता के भारतीय परीक्षण हैं, तो उपयुक्त सभी हैं। पासी, सृजनात्मक, बाकर मेहंदी और रामचंद्र चर। सृजनात्मक मैट्रिक अनुक्रिया परीक्षण किसने बनाया? सृजनात्मक मैट्रिक अनुक्रिया परीक्षण किसने बनाया? तो ये रामचंद्र चर ने। सृजनात्मकता मापन हेतु धन परीक्षण किसने बनाया? धन परीक्षण बनाया बी के पासी। सृजनात्मकता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा अधिग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार है ईबेल का। एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा उसने कोई कार्य कितना अच्छी प्रकार से संपादित किया है। यह विचार है सुपर का। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण किसी विद्यालय विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान, समझ तथा कौशल को मापने हेतु अभिकल्पित होते हैं। यह कथन है फ्रीमैन का। अब तो बड़ी लड़खड़ा रहे, अब तो बोल भी नहीं पा रहे ढंग से। 1 घंटा 1 मिनट। जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अध्यापक निर्मित। पेपर का वेट मत करो, अभी 1 महीना है, लेकिन ये पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले क्या था, बीएड फर्स्ट ईयर में 400 से 500 550 क्वेश्चन रहते थे। अब पता है क्या है, एक सब्जेक्ट में 800 900 1000 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, लोड इतना मत लेना। तो थोड़ा थोड़ा देखिए आप, बाकी परीक्षा से 3-4 दिन पहले देखिए ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी भाई, अपना काम है वीडियो अपलोड करना, कर देते हैं। निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको माप करते हैं, कहा है डॉक्टर माथुर ने। निष्पत्ति परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यह कथन है गैरिसन का। किसने कहा कि जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा? तो ये कहा है थॉर्नडाइक ने। निष्पत्ति परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यह कथन है गैरिसन व अन्य का। किसका कथन है? उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा की माप करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रेसी, रॉबिन्सन व हारक्स का। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? क्या बनाना पड़ता है? उद्देश्य भार। किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया? डगलस व हॉलैंड ने। उपलब्धि परीक्षाओं में सबसे अधिक उपयोग है किस चीज का? उपलब्धि परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में। ठीक है, अधिगम में, सीखने में। उपलब्धि परीक्षण का प्रथम सोपान है समस्या का चुनाव। उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान है नीलपत्र बनाना। चलिए भाई, निष्पत्ति परीक्षण में मुख्य बात है जन्मजात योग्यता का मापन करती है। निष्पत्ति परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों के उपयुक्त सभी जैसे बौद्धिक स्तर का अनुमान करना, अध्ययन करने की प्रेरणा प्रदान करना और कक्षा उन्नति में सहायता करना।
निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो उपयुक्त सभी उद्देश्य भाई देख लिया आप लोग। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए भाई, सभी होनी चाहिए, पढ़ लीजिए। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होगा? उपलब्धि परीक्षण उपयुक्त होगा। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है, उपर्युक्त सभी में होता है भाई। उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण में होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, उपयुक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डरे रहने की प्रवृत्ति। उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। उपलब्धि परीक्षण भाग है, मनोविज्ञान का भाग है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? और दो प्रकार होते हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं प्रमापीकृत परीक्षण और अप्रमापीकृत परीक्षण, दोनों हो जाएंगे राइट। अप्रमापीकृत परीक्षण होते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वैज्ञानिक। प्रमापीकृत होते हैं वैज्ञानिक और अप्रमापीकृत होते हैं शिक्षक निर्मित। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक। उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं केवल वस्तुनिष्ठ या किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते या केवल भावात्मक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा है राइट आंसर, किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, यह कथन है एलिस का। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्माण के मुख्य सोपान हैं, तो उपयुक्त सभी सोपान हैं, देख लीजिए सारे सोपान। प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। भली प्रकार लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है और इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता है। किसकी परिभाषा है ये? परिभाषा है स्टालनकर की। यार परिभाषा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण, किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते हैं। निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो उपयुक्त सभी विशेषताएं भाई देख लीजिए। निबंधात्मक परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो विद्यार्थी के विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा होरासमैन तथा J.S. राइस का। सरल प्रत्यय स्मरण पद संबंधी प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। किस परीक्षण के माध्यम से विषय वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है? तो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों में। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है लघुत्तरीय प्रश्न का। अतिलघुत्तरीय प्रश्न के उदाहरण हैं, तो सारे उदाहरण हैं अतिलघुत्तरीय के। रिक्त स्थान वाले, रूपांतरण प्रकार के और मानचित्र पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघुत्तर या मुक्त उत्तर वाला, या सत्य या असत्य?
तो ये सत्यासत्य पूछते हैं ना, सही और गलत बताओ, तो ये बहुविकल्पी भी आते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, वो भी बहुविकल्पी भी आते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। शिक्षक छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में अर्जित सामान्य ज्ञान के बारे में आकलन कर पाते हैं। शैक्षिक लब्धि के द्वारा। किसके द्वारा शिक्षक किसी खास विषय में अर्जित ज्ञान के बारे में आकलन कर पाते हैं? तो निष्पत्ति लब्धि द्वारा। शैक्षिक उपलब्धि का MA/CA गुणा अच्छा, शैक्षिक पूछ रहा है, बुद्धि लब्धि नहीं। शैक्षिक लब्धि का सूत्र है, तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र है EA/CA गुणा 100। ठीक है, उसमें कर देते MA/CA गुणा 100, इसमें करेंगे EA/CA गुणा 100। EA/CA गुणा 100। बट्टे में CA तो रहेगा ही, MA की जगह EA करना है। ठीक है भाई। इस टाइप का पेपर आ गया तो भाई मामला खराब हो जाएगा। इतना कठिन नहीं आएगा, डोंट वरी यार। इसमें से जो इतना टफ कुछ नहीं रखते हैं, इतना कथन नहीं रखते हैं, 2-4 कथन रहते हैं। ठीक है, पेपर आपका बहुत आसान आएगा, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। चलिए, लास्ट पेज है भाई। निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? तो ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं, यह कहा है डॉक्टर माथुर ने। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, स्किनर ने कहा है। उपलब्धि परीक्षण का किसमें उपयोग होता है? तो सभी में होता है उपयोग। विभिन्न क्षेत्रों के चयन में, पाठ्यवस्तु संशोधन में और शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में। जब परीक्षार्थी की संख्या सर्वाधिक हो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा। लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है। किस चीज का मापन? ज्ञानात्मक पक्ष का। लिखित परीक्षा के द्वारा। मानक किसमें निर्धारित होते हैं? मानक होते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण में या मानकीकृत परीक्षण में। तो हो जाएगा मानक होते हैं मानकीकृत परीक्षण में। ठीक है, वीडियो होती है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो है। अब सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जिसने नहीं किया। ठीक है, मिलते हैं कल छोटी वीडियो के साथ। अब तक की सबसे लंबी वीडियो है इस चैनल पे, सबसे लंबी वीडियो है। शायद अब नहीं आएगी, इतना आपको नहीं झेलना पड़ेगा वीडियो क्लास को। आधा घंटे से 1 घंटे से तो कम की रहेगी, प्रॉमिस करते हैं आगे की वीडियो। ये वीडियो बहुत लंबी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।